गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में। तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस मतलब कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज एक बड़ा मॉलिक्यूल है, जैसे ग्लूकोज का आपको फॉर्मूला पता है C6H12O6, मतलब इसमें 6 कार्बन एटम्स है। तो 6 कार्बन एटम को तोड़ना 3 कार्बन एटम वाले मॉलिक्यूल में, मतलब ग्लूकोज को तोड़ना पाइरूवेट में। पाइरूवेट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू छोटे मॉलिक्यूल मतलब पाइरूवेट वाले मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है। तो हम पढ़ लेते हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में। द टर्म ग्लाइकोलिसिस हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस फॉर शुगर एंड लिसिस फॉर स्प्लिटिंग, मतलब शुगर का टूटना, मतलब ग्लूकोज का टूटना। द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस वॉज गिवन बाय गस्टव मिंडेन, ऑटो मिटफॉफ एंड जे परासन। ये और साइंटिस्ट के नाम है ये, आप चाहो तो आप याद कर सकते हो। एंड इट ऑफन रिफर्ड एज ए EMP पाथवे। ये आपको अच्छे से बात याद रखनी है कि ग्लाइकोलिसिस को हम EMP पाथवे भी बोलते हैं। इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज़ अ ओनली प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि कि जब अपन एनारोबिक ऑर्गेनिम्स की बात करते हैं, एनारोबिक ऑर्गेनिम्स किस टाइप के ऑर्गेनिम्स होते हैं, जैसे कि अपन ले लेते हैं आर्किया। आर्किया बैक्टीरिया एक यूकेरियोट है, और यूकेरियोट पर हमको जनरली पता रहता है कि यूकेरियोट पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है। और जो ग्लाइकोलिसिस के बाद वाली प्रोसेस है, जैसे कि क्रेब्स साइकिल जैसी बड़ी प्रोसेस है जिसमें बहुत सारा ATP सिंथेसिस होता है। इसमें बहुत सारा ATP सिंथेसिस होता है। वो क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया एनारोबिक बैक्टीरिया मतलब एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं रहते हैं। तो तो जो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके लिए ग्लाइकोलिसिस ATP सिंथेसिस करने की आखिरी प्रोसेस रहती है। ये आप बात अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, और जो क्रेब्स साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और जो फोटोसिंथेसिस है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। ठीक है। हाँ, आपको ये बात और जाननी चाहिए कि जो ग्लूकोज होता है वो स्टार्च के फॉर्म में सेव होता है इन प्लांट इन क्लोरोप्लास्ट, और जब ग्लूकोज की नीड होती है तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में आता है, वहाँ से ग्लाइकोलिसिस होती है, और जो पाइरूवेट बनता है वो एसिटाइल CoA के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चले आता है। तो ग्लूकोज का पाइरूवेट बनना इज ग्लाइकोलाइसिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। In anaerobic organism, it is the only process in respiration. Glycolysis occurs in cytoplasm of the cell and is present in all living organisms. In this process, glucose undergo partial oxidation to form two molecules of pyruvic acid. मतलब उसका ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कह सकते हो उस पर प्लस चार्ज जाता है, उसके उसके अंदर से उसका H+ वाला पार्ट, और उसके अंदर से ग्लूकोज के अंदर से उसके कंपोनेंट बाहर निकल जाते हैं, और अल्टीमेटली दो मॉलिक्यूल बनते हैं 3 3 कार्बन वाले इन फॉर्म ऑफ पाइरुविक एसिड। इन प्लांट दिस ग्लूकोज इज ड्राइव फ्रॉम द सुक्रोज और ग्लूकोज का एक फॉर्म है जो ग्लूकोज की बहुत सारी चेन बन बन के बनता है, विच इज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के आखिर में जो ग्लूकोज बनता है उसकी चेन बनती जाती है, जिसकी वजह से सुक्रोज बन जाता है। और फॉर्म ऑफ स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स भी हम बना सकते हैं। सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज। हाँ, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब क्लोरोप्लास्ट के अंदर सुक्रोज और जब क्लोरोप्लास्ट का सुक्रोज रहता है तब उसमें इन्वर्टेज नाम का, मतलब जैसे कि सेल को भूख लगी, सेल को एनर्जी चाहिए, तो सेल क्या करता है, इन्वर्टेज नाम का एंजाइम बनाता है, और वो एंजाइम जाता है सुक्रोज के पास और बोलता है कि ले भाई ग्लूकोज निकालो। तो वहाँ से ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक आइसोमर्स है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के भाई बहन है। आप भाई बहन नहीं, भाई है, आप अच्छे से बात समझ सकते हो। एंड दिस टू मोर सेक्रेट रेडली इंटर इनटू ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। ग्लाइकोलाइटिक पाथवे मतलब हम कह सकते हैं ग्लाइकोलिसिस वाला पाथवे, मतलब ग्लूकोज से ATP बनना है। इस पाथवे को हम टिल्ट कह सकते हैं। ये बात मुझे पक्के नहीं पता, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर द फॉस्फोराइलेटेड एंड गिव राइज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। हाँ, ये आपको बहुत ध्यान रखनी है कि ग्लूकोज के अंदर फॉस्फेट घुसा जाता है। अब आप पूछोगे कैसे घुसा जाता है, तो अपने पास होता है ATP। तो ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब एडिनोसाइन 3 फॉस्फेट। तो 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट ग्रुप निकाल लिया जाता है, और ATP का ADP बना देते हैं, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। जो एक फॉस्फेट होता है वो हम ग्लूकोज से फ्रक्टोज में डाल देते हैं, जिसकी वजह से
एक नया मॉलिक्यूल बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इस इधर 6 का मतलब वो नहीं कि 6 फॉस्फेट जुड़ गए, नहीं, इधर 6 का मतलब है कि 6th कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा है। जब हम इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो 6th वाला कार्बन रहेगा, जो लास्ट वाला कार्बन रहेगा, उस पर जाकर फॉस्फेट चिपक जाएगा। ओके, हम आगे बात करते हैं। बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज, ये आपको बात ध्यान रखनी है कि जो फॉस्फेट घुसाने का काम करता है उस एंजाइम को हम कहते हैं हेक्सोकाइनेज। This phosphorylated form of glucose then isomerizes to produce fructose 6 phosphate। जिस अब एक न्यूमोनिक है, आपको ध्यान रखना, तो आप रख सकते हैं कि ग्लूकोज दिखने में सुंदर नहीं होता है और फ्रुक्टोज दिखने में सुंदर होता है। तो और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कह सकते हैं एक दूसरे के आइसोमर्स है। तो इन दो के बीच में आइसोमेर्स नाम का आइसोमरेज नाम का एंजाइम आता है और जो उनको आइसोमराइज करता है, मतलब ग्लूकोज को बना देता है फ्रक्टोज वाले पार्ट में। द सब्सिक्वेंट स्टेप ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सेम। ये आप देख सकते हैं कि उनके जो बाद वाली स्टेप्स है, उनके बाद में सब्सिक्वेंट स्टेप्स है, उसमें जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मेटाबॉलिज्म है वो सेम है। इसलिए मैंने आपको कहा था ये दोनों एक दूसरे के ऑलमोस्ट भाई भाई हैं। द वेरियस स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर डिपिक्टेड इन फॉलोइंग फिगर 1.1, जो हम आगे देखने वाले हैं। इन ग्लाइकोलाइसिस अ चेन ऑफ 10 रिएक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। इसमें ऑलमोस्ट 10 रिएक्शंस होती है जो डिफरेंट एंजाइम्स के बाद, जो डिफरेंट एंजाइम्स के द्वारा होती है, जो हम आगे देखने वाले हैं। टेक प्लेस टू प्रोड्यूस पाइरूवेट फ्रॉम ग्लूकोज। बाय स्टडिंग द स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस प्लीज नोट द स्टेप विद यूटिलाइजेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी और NADH प्लस प्लस टेक प्लेस। ओके, हम देखते हैं क्या है ये। चलो ये देखते हैं, ग्लूकोज 6 कार्बन वाला आया और हमने देखा था कि उसमें फॉस्फोराइलेशन हो गया था, मतलब ATP से ADP बन के 6 फॉस्फेट, मतलब 6th वाले कार्बन पे फॉस्फोरस जुड़ गया था। और हमने देखा था कि ग्लूकोज दिखने में सुंदर नहीं था, तो आइसोमराइजेशन कर दिया था, उसको फ्रक्टोस बना दिया था। फ्रक्टोस में वापस एक ATP घुसाया। हमको ATP घुसाने में बहुत मजा आता है, तो हम एक और ATP घुसाएंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमने 2 ATP खर्च कर दिया अब तक, एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में और एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाने में। मतलब हमने टोटल 2 ATP खर्च कर दी हैं इस काम में। अब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट मतलब फर्स्ट वाले कार्बन पर 6 वाले कार्बन पे 2 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ चुके हैं। अब फ्रक्टोज पे इतना फॉस्फेट जुड़ जाएगा, बेचारा वो कमज़ोर पड़ जाएगा। तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ज़्यादा टाइम पर टिक नहीं पाता है और वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल वाले पार्ट में टूट जाता है। उसके 2 पार्ट बनते हैं, ट्रायोस फॉस्फेट, ट्रायस फॉस्फेट। अब ट्रायस फॉस्फेट के ये होते हैं, एक होता है ग्लिसरल हेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल रहते हैं। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट 3 ये 2 बनते हैं, लेकिन इन 2 के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश रहता है। मतलब इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते, जैसे कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो रहता है वो इतना काम का नहीं रहता है, तो वो अल्टीमेटली बाद में ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे कन्वर्ट हो जाता है और ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को हम पागल बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखनी है, याद करने में पागल होगी। पागल आपको इंसेटिव में मिलावट रहेगा, इसका नाम पागल इसी से ही ड्राइव हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है आपको पता ही होगा, अपनी बॉडी में NAD प्लस रहता है और जो NADH प्लस H प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और ये क्रेब्स साइकिल पास जाता है और वहाँ से ATP सिंथेसिस करता है, जो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अब इसमें देखते हैं कि ट्रायोस फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब उसको ऑक्सीडाइज कर देते था, वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है, जिसकी वजह से H प्लस आयन उसके अंदर से निकलता है और H प्लस आयन निकलेगा तो NADH प्रोड्यूस होगा। H प्लस आयन वहाँ जाएगा, NAD प्लस पास जाएगा, वहाँ से उसके बाद 2 H2 मॉलिक्यूल निकलेगा, NAD प्लस पास जाएगा और उसको वहाँ पे जाके दे देगा। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ट्रायोस फॉस्फेट 2 बने थे, तो यहाँ पे इससे इंटू 2 किया, क्योंकि जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट था वो वापस ये ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया था, इसलिए इंटू 2 किया, क्योंकि दोनों को मिला के बात कर रहे हैं। अब ट्रायोस बिस फॉस्फेट जो बना है, मतलब 1,3 बिस फॉस्फोरिक ग्लिसरिक एसिड, इसमें क्या हुआ है ये आपको पता है। H प्लस आयन गया है, H प्लस आयन गया तो उससे एक नया एंजाइम बना जिसको बोलते हैं
1,3 बिस फॉस्फोरिक ग्लिसरिक एसिड, मतलब ग्लिसर एल्डिहाइड से H+ आयन निकाल लिया तो वो ग्लिसरिक एसिड बन गया। इसको हम बीपीजीए से भी बोलते हैं, बीपीजे भी बोलते हैं। ये भी 3 कार्बन का होता है, और जब इसमें एक एटीपी और जब इसमें आपको ये पता होगा कि दो फॉस्फोरस वाले ग्रुप होते हैं, तो ये भी सही नहीं पाता है, तो एक फॉस्फोरस वाले ग्रुप को निकाल देता है। तो फॉस्फोरस वाला ग्रुप निकल के कहाँ जाएगा, तो वो एडीपी पास चले आता है और एडीपी को एटीपी में बना देता है। और आप ये बात ध्यान रखिएगा कि इंटू 2 है, मतलब यहाँ पे 2 एडीपी आते हैं और 2 एटीपी बनते हैं। यहाँ पे टोटल कितने एटीपी बन गए, 2 एटीपी बन गए। अब हम यहाँ बात करते हैं अब ट्रायोस फॉस्फेट, मतलब 3 फॉस्फोरिक ग्लिसरिक एसिड। आप ग्लिसरिक एसिड, इसमें अपन ने इसमें देखेंगे आप 20 फॉस्फेट है, और इसमें अपन ने एक मॉलिक्यूल से एक फॉस्फेट निकाल लिया, इसमें फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं इसको। देखिए इसमें 1,3 पे थे, मतलब 1 और 3rd वाले कार्बन पे थे, और इसमें से 3rd वाले कार्बन पे एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इसके आगे प्रोसेस में होता है फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। मतलब जो अपना ये जो 3rd कार्बन जो फॉस्फोरस ग्रुप प्रेजेंट रहता है, वो अब 2nd कार्बन पे चली आता है, उसको कोई चुल मचती है तो 2nd कार्बन में चली जाता है, और जिसकी वजह से आगे की प्रोसेस में पानी निकलता है। मतलब ये एक टाइप का ग्लूकोज का टूटा हुआ पार्ट है, तो ग्लूकोज टूटा हुआ पार्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों होता है, तो वहाँ से पानी निकलता है, मतलब H2O के फॉर्म में वो अपने आप को रिलीज कर देता है, और रिलीज करने के बाद वो बन जाता है फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट। आपको लास्ट की 3 स्टेप अच्छे से ध्यान रखनी है। लास्ट की यहाँ की स्टेप्स आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, जिसमें से H2O निकलता है, और वो फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट बना देता है। और फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट में एक फॉस्फो ग्रुप रहता है, वो फॉस्फो ग्रुप भी बाहर निकल जाता है, और एडीपी से एटीपी बनता है। अब इसमें भी 2 एडीपी आएंगे और 2 एटीपी आएंगे, क्योंकि 2 फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट बने हैं, और उसके बाद 2 पाइरुविक एसिड बन जाते हैं। जब एक फॉस्फो ग्रुप गया तो फिनॉल वाला पार्ट पाइरुवेट वाले साथ मिलकर पाइरुविक एसिड बना लेता है, और ये पाइरुविक एसिड 3 कार्बन वाले होते हैं, और ये भी 2 मिलते हैं, मतलब हम कह सकते हैं एक ग्लूकोज से 3 कार्बन वाले 2 पाइरुविक एसिड वाले मॉलिक्यूल बने। तो हम आगे इसका पढ़ लेते हैं मैकेनिज्म क्या है। चलिए हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म। एटीपी इज यूटिलाइज्ड इन 2 स्टेप। हमने देखा था ऊपर जब हम फॉस्फेट घुसा रहे थे तब हमको एटीपी की जरूरत लगी थी। आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि उस शुरुआत के 2-3 स्टेप्स में ही एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ है, मतलब 2 एटीपी लगे, बाद में अपन को एटीपी का गेन हुआ है। मतलब आपको ये भी ध्यान रखना है ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 2 एटीपी अपने पास गेन होते हैं, और 2 NADPH का अपने पास गेन होता है, मतलब वो अपन कमा पाते हैं। ये आपको बात मैं अच्छे समझा चुका हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको टोटल 2 एटीपी लगे, और 2 एटीपी यहाँ पे रिलीज हुए, और 2 एटीपी यहाँ पे रिलीज हुए, तो अपन कह सकते हैं तो 4 एटीपी रिलीज हुए, और 2 एटीपी अपन को लगे, तो अपना टोटल गेन कितना हुआ, तो अपने पास टोटल गेन आया 2 एटीपी का, क्योंकि 4 निकले और 2 लग गए, इसलिए। First in conversion of glucose into glucose 6-phosphate, and second in conversion of fructose in 6-phosphate to fructose 1,6 bisphosphate। मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप में डाल दिए थे इसमें। The fructose 1,6 bisphosphate is split into dihydroxyacetone phosphate and 3 phosphoglycerate। ये आप पीछे अच्छे से देख चुके हैं। We find that there is one step where NADH is formed, where NAD plus formed from NAD plus। अच्छा, ये क्या कहना चाहता है, ये आप वापस पढ़ लीजिए। The fructose 1,6 bisphosphate is split into dihydroxyacetone phosphate and 3 phosphoglyceraldehyde। मतलब
उसमें से अच्छे से देख सकते हैं कि जब हमने उसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप घुसा दिए थे तो वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ गया था, तो अपने आप को 2 चीज़ों में तोड़ देता है, जिसको हमने पागल जी बोला था। We find that there is one step where NADH is formed from NAD+। हाँ, अपन ने उसके बाद वाली स्टेप पे देखा था पागल और BPG के बीच वाली स्टेप में आप अपने एनसीईआरटी में देखोगे तो देखा रहेगा कि NAD+ NADH+ H+ में टूट रहा है। मतलब ये कहना चाहता है कि जो ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है पागल है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। या आगे बात पढ़ सकते हैं, वी फाइंड दैट देयर इज वन स्टेप वेयर NADH plus H plus is formed from NAD plus. There is when 3 phosphoglyceraldehyde pagar is converted into 1,3 bisphosphoglycerate BPGA. ओके, तो उसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप आगे पढ़ सकते हैं। इन टू रेडॉक्स इक्विवेलेंट आर रिमूव्ड। रेडॉक्स इक्विवेलेंट किस फॉर्म में, मतलब हाइड्रोजन वाले जो हाइड्रोजन एटम्स है वो उसमें से निकल गए, तो उसका हो गया है फॉर्म पागल एंड ट्रांसफर इनटू मॉलिक्यूल NAD+। पागल इज ऑक्सीडाइज, मतलब पागल का ऑक्सीडेशन हो गया है, एंड विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू BPGA। और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था जो पागल पे लगा हुआ था, मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे लगा हुआ था, वो कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। और इसमें इस प्रोसेस में आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो सिर्फ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की वाली बात कही है, मतलब जो पागल में आपको सिर्फ थर्ड वाले उस पर फॉस्फेट ग्रुप दिखेगा, लेकिन उसके बाद पता नहीं कैसे बीच में एक फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ जाता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वाला, जिसकी वजह से वो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है BPGA। आगे बढ़ लेते हैं। Conversion of BPGA into 3 phosphoglyceric acid is also energy yielding process। हाँ, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप जो अपना BPGA में से बनता था वो BPGA में से फॉस्फेट ग्रुप निकल जाता है, जिसकी वजह से ADP को ATP में कन्वर्ट होने का मौका मिल जाता है, जिसकी वजह से अब एक ADP मतलब नॉन एनर्जी पार्ट वाले को एनर्जी पार्ट वाले ATP पार्ट वाले में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसलिए इसमें क्या लिखा है, कन्वर्जेशन ऑफ BPGA इंटू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये आपको BPGA का फुल फॉर्म पता है कि इसमें 1,3 बिसफॉस्फोरिक ग्लिसरिक एसिड होता है, मतलब 1,3 2 फॉस्फोरस होते हैं, लेकिन ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मतलब एक फॉस्फेट को निकालने वाला एक फॉस्फेट को निकाल देता है, जिसकी वजह से ADP को ATP में कन्वर्ट होने का मौका मिल जाता है। और यहाँ पे 2 थे BPGA, तो टोटल 2 ATP हो जाएंगे रिलीज। इट इज़ ऑल्सो यील्डिंग प्रोसेस, एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, मतलब इससे एनर्जी रिलीज होगी जो ADP को ATP में कन्वर्ट कर देगी। दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ ATP देन अदर ATP सिंथेसिस ड्यूरिंग कंजर्वेशन ऑफ PEP टू पाइरुविक एसिड। PEP, अब मैं आपको ये लास्ट लाइन बताता हूँ, उसको क्या कह रहा है। जो PEP है मतलब फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट, उसमें से फॉस्फो ग्रुप जब निकलता है तो वापस एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी ADP को ATP में कन्वर्ट कर देती है और पाइरुविक एसिड बना लेती है, तो जिसकी वजह से एनर्जी निकली तो ADP से ATP बना, मतलब ADP जो नॉन एनर्जी वाला पार्ट था उसको एक एनर्जी वाले पार्ट ATP वाले पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। और जिससे हमको पता चलता है कि टोटल 4 ATP बने, जिसमें से 2 खर्च हो, टोटल 4 बने थे और अपन को 2 का लॉस हुआ था, तो मेरे पास टोटल 2 का गेन आया। और इस प्रोसेस में NAD+ और NADH, इस वजह से एक NADH उसका भी अपने पास गेन आया। तो ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे समाप्त हो चुकी है, इतना ही है। आपको आखिर में क्वेश्चन दिखा जाएगा, कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड इन पाथवे ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो सिंथेसाइज हुए हैं 4, लेकिन अपन को अपनी तरफ से 2 लग गए, तो कह सकते हैं गेन 2 का हुआ है, लेकिन सिंथेसाइज तो 4 हुए हैं ना। ठीक है, ये हो गया ग्लाइकोलाइसिस खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।